आज हम नमक कहानी का नाट्य रूपांतरण देखने जा रहे हैं। आज के हमारे पात्र और उनके विषय में जानकारी कुमारी आयुषी आर्या देने जा रही हैं। आयुषी, आरंभ कीजिए। नमस्कार। आज हम सुश्री रजिया सज्जाद जहीर द्वारा रचित नमक कहानी का एक नाट्य रूपांतरण अभिनीत करने जा रहे हैं। आज के हमारे नाटक के पात्र हैं सफिया, जिनका किरदार निभा रही है सुहानी सिंह, सिख बीबी, जिनका किरदार निभा रही हैं हिफ्जा, प्रियांशी पाकिस्तानी कस्टम ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं, इंडियन कस्टम ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं पंकज, और सफिया के भाई का किरदार निभा रहे हैं अभिनव नाथ तिवारी। और इस कहानी का एक ऐसा पात्र भी है जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे, और वह है नमक। सफिया सिख बीबी को देखकर नमक की पुड़िया दिखाइए। हाँ। सफिया सिख बीबी को देखकर अपनी माँ को याद करती है, क्योंकि वह बिल्कुल उसकी माँ की तरह दिखती है। वही भारी भरकम जिस्म, चमकदार आंखें, जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली है। वह उसके पास जाती है और कहती है, माताजी, आपको यहाँ आए हुए बहुत साल हो गए होंगे। बेटा, आपका ऑडियो बंद है। हाँ, ऑडियो ऑन करिए। हाँ, बोलिए। माताजी, आपको यहाँ आए हुए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तब आए थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक है, पर लाहौर की बहुत याद आती है। हमारा वतन तो लाहौर ही है। आप लाहौर से कुछ सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक ले आना। जी। सफिया अगले दिन लाहौर चली जाती है। वह अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ 15 दिन गुजारती है। सफिया परेशान है कि नमक किस तरह ले जाया जाए। उसने सोचा, भाई से पूछते हैं। क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं। अभिनव, अपना माइक ऑन करिए बेटा। माइक रह गया उन्होंने को। हाँ, करिए, बोलिए। नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और नमक का क्या करोगी? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है। मैं हिस्से विक्री की बात नहीं कर रही हूँ। आया होगा। मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने मंगवाया है। तिवारी, हाँ। देखिए बाजी, हाँ। आपको कस्टम से गुजरना है, और अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। कानून जो। निकल आने का क्या मतलब? मैं चोरी से थोड़ी ले जाऊंगी। दिखा के लेके जाऊंगी, जता के लेके जाऊंगी। आखिर कस्टम वाले भी तो इंसान ही है, कोई मशीन तो नहीं। भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। सफिया दरवाजा बंद कर सामान बांधने लगी। कमरे में सामान बिखरा पड़ा है, जिसमें कीनों की टोकरी भी है। सफिया सोचती है, नमक की पुड़िया तो ले जानी है, पर कैसे? हाथ में ले जाऊं और कस्टम वालों के सामने रख देती हूँ। कस्टम वालों ने नहीं जाने दिया तो छोड़ देंगे, लेकिन फिर वायदे का क्या होगा? मैं तो सैयद हूँ, वायदा तो निभाना नहीं होगा। चलो, इसको कीनू की टोकरी में छिपा देती हूँ। सफिया नमक की पुड़िया को टोकरी में छिपा देती है और लाहौर की यादों में खो जाती है। रात के तकरीबन 1:30 बजे थे। मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। कभी किसी तरह से किसी की दबी हुई खांसी आयुषी, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है। कुछ दिक्कत है बेटा? यस मैम, मे भी हो सकता है। हाँ जी, कोई बात नहीं। तो आयुषी के स्थान पर मैं बोल रही हूँ, और इस प्रकार से उसने कीनू की टोकरी में अपनी दबाई हुई नमक की पुड़िया को देखा,
उसे ऐसा लगा मानो उसने किसी का गला दबा दिया हो। उसने ऐसा सोचा कि वह कीनू की टोकरी को पलटकर अपनी बादामी पुड़िया में बंधे हुए नमक को अपने हैंडबैग में रखकर लेकर जाएगी, और ऐसा सोचकर वह निकल पड़ी सफ़र के लिए। अब सफ़र था लाहौर से लेकर भारत का। आयुषी, आप शुरू कर सकते हो। मेरे ख्याल से आपका ऑडियो ठीक हो गया, नेटवर्क नहीं हुआ है, चलो कोई बात नहीं। तो वह चल पड़ी लाहौर से और भारत की ओर। अब जब वह रेलवे स्टेशन पर पहुंची, वह ट्रेन में चढ़ी। ट्रेन में चढ़ने के बाद पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी उसके पास आए, और अब देखते हैं सफिया और पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी के बीच क्या बातचीत होती है। कस्टम अधिकारी और सफिया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बेटा ऑडियो ऑन करिए। मैं मोहन। नहीं, इनका। अच्छा। जी, मेरा वतन दिल्ली है। आप भी तो हमारी तरफ की ही लगती हैं। आप अपने अजीजों से मिलने आई होंगी। जी, मैं लखनऊ की हूँ, अपनी बहनों से मिलने आई थी। वे लोग इधर आ गए हैं। आपको भी तो शायद इधर ही आए हैं। जी, जब पाकिस्तान बना था हम तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है। और इस प्रकार से बातचीत करने के बाद सफिया अपने नमक की उस पुड़िया के विषय में कस्टम अधिकारी को बताती है जिसे वह ले जा रही है। सफिया। सफिया नमक के विषय में पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी को बताती है। बताइए। वह नमक की पुड़िया दिखाती है और कहती है कि मैं ये लाई हूँ, और ये मुझे मेरी पड़ोसन मेरी माँ को देना है, और उन्होंने मुझसे मंगवाया था। बिल्कुल सही। आयुषी, आपका अगर ऑडियो ठीक हो गया हो तो अब मैंने आपकी जगह ले ली थी, कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है, ये तो कोई बात नहीं। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी क्या उत्तर देते हैं, आइए सुनते हैं। जी, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून भी हैरान रह जाता है। क्या पाकिस्तानी सफिया? हाँ बोलिए। सफिया अमृतसर के लिए रवाना हुई। अमृतसर प्लेटफॉर्म पर कस्टम ऑफिसर की जांच। अमृतसर पहुंचने पर सफिया ने कस्टम ऑफिसर को भी नमक के बारे में सब कुछ बताया। एक बात यहाँ कस्टम पर ऑफिसर ने आयुषी, एक बात यहाँ मैं पूछना चाहूंगी कि क्या पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी ने सफिया को नमक की पुड़िया ले जाने की इजाजत दी? यस मैम। तो हमें पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी बताएंगे कि आपने किन शब्दों में अनुमति दी। जी, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। बिल्कुल। तो मोहब्बत किसकी थी? सफिया और सिख बीबी की। कानून, देश के कानून राजनीतिक कानून थे, तो कानून हैरान रह जाता है, लेकिन दिल से दिल में जो मोहब्बत का भाव होता है, जो प्रेम का भाव होता है, उसको ये सीमाएं, ये कानून देख नहीं पाता है। आइए आयुषी। अमृतसर पहुंचने पर सफिया ने कस्टम ऑफिसर को भी नमक की पुड़िया के बारे में सब कुछ बताया। कस्टम ऑफिसर ने नमक की पुड़िया को उठाया और सफिया को साथ चलने के लिए कहा। सफिया के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी। उसे लगा न जाने अब क्या होगा। दोनों बैठकर चाय पीते हैं। सफिया कहती है, तो आप क्या ईस्ट बंगाल के हैं? हाँ, मेरा वतन ढाका है। हाँ जी, अब हमारा परिचय हो रहा है भारतीय कस्टम अधिकारी से। जी। तो आप यहाँ कब आए? जब डिवीजन हुआ तभी आए, मगर हमारा वतन ढाका है। डिवीजन का मतलब 1947 का भारत पाकिस्तान का विभाजन। यहाँ ये समझना बेहद ज़रूरी है कि भारत और पाकिस्तान जब बने थे 1947 में,
तब पाकिस्तान के हिस्से में 2 भूभाग आए थे। एक भूभाग जो 1971 में युद्ध के बाद बांग्लादेश बन गया और एक भाग जो आज भी पाकिस्तान है। तो कहने का अर्थ ये है कि भारत जब आज़ाद हुआ तो देश के 3 टुकड़े हो गए जो आज हमें वर्तमान में दिखाई देते हैं, एक भारत, एक पाकिस्तान और तीसरा बांग्लादेश। हाँ जी, बोलिए। मैं कोई 12-13 साल का था, पर नजरुल और टैगोर को तो हम बचपन से पढ़ते थे। पर जिस दिन हम रात यहाँ आ रहे थे उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे यह किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन आते जाते थे। वतन? मैंने आपसे कहा ना कि मेरा वतन ढाका है। हाँ, ठीक है। तो पहले तो बस कस्टम इधर ही था, अब उधर भी कुछ गोलमाल सा हो गया। वैसे तो डाक कलकत्ता में भी होती है, जैसे नमक यहाँ भी होता है। डाक किसे कहते हैं? आप जानते हैं बच्चों, डाक किसे कहते हैं? मैम, हाँ, बोलिए। हाँ जी, डाक बताऊं मैं? हाँ, डाक उस हरे नारियल को कहते हैं जिसमें पानी होता है और कच्चा नारियल जो होता है जिसका पानी पिया जाता है। तो अगर हम बंगाल जाते हैं या हम सुदूर दक्षिण में जाते हैं, केरल, तमिलनाडु इत्यादि प्रदेशों में जाते हैं, तो हमें डाक बहुत मिलता है। लेकिन डाक शब्द जो है वो बंगाल से जुड़ा हुआ है और बंगला में कच्चे नारियल को जिसका पानी पिया जाता है उस नारियल को डाक कहते हैं। यहाँ बरेली में भी मिलते हैं, आप जानते हैं, कई जगह पर, यहाँ पर भी हमें मिलते हैं। हाँ जी, तो शुरू करें। भारतीय कस्टम अधिकारी, बताइए। वैसे तो डाक कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के डाक की क्या बात है। हमारी जमीन, हमारे पानी का मजा ही कुछ और है। क्या बात है, शाबाश। फिर वे नमक की उस पुड़िया को सफिया के बैग में रख देते हैं। सफिया सोचती जा रही थी कि किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम से इस तरफ है या वह जो उस तरफ है। धन्यवाद। कहानी का रूपांतरण यहाँ समाप्त होता है और इस नाटक की निर्देशिका ऋचा पांडे से मैं अनुरोध करूंगी कि वे इस कहानी के उद्देश्य के विषय में हमें बताएं। ऋचा पांडे, आपसे ये भी अनुरोध है कि आप जिन बच्चों ने पात्र निभाए हैं उनके नाम भी बताएं। अपना ऑडियो ऑन करेंगे बेटा, ऑडियो रह गया ऑन नहीं। हाँ। नमस्कार, मैं ऋचा पांडे आज आप लोगों को इस नाटिका से हमें क्या सीख मिलती है इसके बारे में बताना चाहती हूँ। इस कहानी में दिखाया गया है कि कानून हुकूमत के ही नहीं होते, कुछ मोहब्बत, मुरोबत, आदमियत, इंसानियत के भी होते हैं। इस कहानी में दिलों को टटोलने की कोशिश की गई है। अपने पराये देश पड़ोसी की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल किए गए हैं। इस पाठ से हमें यह उम्मीद मिलती है कि हर सरहद के बीच सब कुछ रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। रफ्ता रफ्ता का क्या अर्थ होता है? रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे जी। और सभी प्रेम और भाईचारे से एक साथ इस समाज में रहेंगे। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगी कि इस नाटिका में हमारे बहुत अच्छे और होनहार साथियों ने भाग लिया, जिसमें है सबसे पहले तो जो सबसे इम्पोर्टेंट थी वो है हमारी नैरेटर जो कि है आयुषी, और उसके बाद जो हमारी साफिया थी वो है सुहानी सिंह, और जो हमारी सिख बीबी थी जिन्होंने नमक की मांग की थी, जो पूरा इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट रोल था, जो नमक था उसकी मांग की थी, वो है हमारी हिफ्जा। और उसके बाद जो इंडियन कस्टम ऑफिसर हैं वो है पंकज, और उसके बाद जो है हमारे पाकिस्तानी कस्टम ऑफिसर वो है प्रियांशु, और उसके बाद जो साफिया के भाई हैं वो है हमारे अभिनव तिवारी। तो आप लोगों से मेरा बहुत बहुत थैंक यू है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों ने इतना प्यारा नाटक किया, हम लोगों ने एक साथ मिलके इस क्लास को इतना अच्छा बना दिया, और मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया होगा कि इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है और इस पाठ में नमक कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब नमक की कितनी बड़ा महत्व है।
बहुत सुंदर। तो धन्यवाद। सभी सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमक के बारे में तो शुभांशी वार्ष्णेय की मम्मी ने भी उस दिन हमें बताया था, जो हमारी कक्षा में थोड़ी देर के लिए जुड़ी थी, कि नमक का खाने में क्या महत्व होता है। ठीक उसी तरह से जीवन में प्रेम का बहुत अधिक महत्व है। आप सब ने बहुत अच्छी तरह से बात अपनी रखी, इसके लिए धन्यवाद तो है ही, बहुत सारा आशीर्वाद भी है। एक बात मैं यहाँ ज़रूर जोड़ना चाहूँगी, बच्चों आज का समय ऐसा है जब हम चारों ओर द्वेष, क्लेश और सीमा पर तनातनी की खबरें सुनते रहते हैं, और ऐसे में जब ये एक ऐसी मीठी सी, मधुर सी, प्यारी सी, प्रेम से भरी कहानी हमारे सामने आती है, तो ऐसा लगता है जैसे जलते हुए रेगिस्तान में ठंडी सी बयार आ गई हो, ठंडे से हवा के झोंके हमें मिल गए हों। तो तपती हुई धरती पर जो कि घृणा से तप रही है, जो एक दूसरे के प्रति दुर्भाव से तप रही है, ऐसी तपती जलती हुई धरती को जब थोड़ी आस मिलती है ऐसी कहानियों से, तो हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। वास्तव में सारी सीमाएं राजनीतिक होती हैं। एक जगह पर दिनकर जी ने एक कविता लिखी है जिसका नाम है विश्व राज्य। उस कविता की पहली पंक्ति है, कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। जन्मभूमि कितनी बड़ी है हमारी, ये धरती ही तो जन्मभूमि है। और इस धरती को अगर हमने काट दिया, छांट दिया, सीमाओं में बांध दिया, तो क्या हम हवा को रोक पाएंगे? क्या हम पानी को रोक पाएंगे? क्या हम आग को रोक पाएंगे? हम नहीं रोक सकते इन चीज़ों को। तो जैसे ये सब एक हैं, जैसे इन सब का आनंद हम उठाते हैं, उसी तरह से हमारे भीतर बहने वाला लहू भी एक है। राजनीतिक तौर पर चाहे कुछ भी हो, राजनीतिक तौर पर चाहे कितने भी क्लेश हों, द्वेष हों, सीमाएं बढ़ जाएं, इंच इंच ज़मीन के लिए देश की सीमाएं लड़ें, लेकिन जो लोग, साधारण लोग जो रहते हैं सीमा के इस पार भी, सीमा के उस पार भी, उन सभी में प्रेम की भावना सतत रूप से बहती है। आज बह रही है, कल रुकेगी, ऐसा नहीं है, सतत रूप से बहती है। और मेरा अभी प्रयास ये भी है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात करवाऊं जो 1947 में या उसके पहले या थोड़ा आगे पीछे जो भारत आ गए हैं। मेरी कोशिश है, मुझे ऐसे आप भी प्रयास कर सकते हैं अगर आपको कोई ऐसे सज्जन मिलते हैं जो अब काफ़ी बूढ़े होंगे। पिछली बार सिमरन एक बच्ची थी, उसकी दादी जी आई थी। उसकी दादी जी 8 साल की थी जब वे भारत आ गई थी 1947 में। तो वे क्लास में आई थी और क्लास में आकर उन्होंने बच्चों के बहुत सारे सवालों के जवाब दिए थे, क्योंकि बच्चों के मन में ये उत्सुकता होती है कि वहाँ कैसे, वहाँ क्या होता है, ऐसा क्या हुआ। तो मेरी कोशिश है, देखिए मैं कितनी सफल होती हूँ। अगर मिल गए ऐसे कोई व्यक्ति, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, क्योंकि उनकी उम्र अब काफ़ी होगी। मैम मेरे पड़ोस में 101 साल के अंकल हैं। अंकल वो बोल पाते हैं, बातचीत कर पाते हैं? बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं। अच्छा, और क्या वे भी पाकिस्तान से आए थे? ये तो नहीं पता, लेकिन हैं यहीं के। नहीं, वो वहाँ से काफी पुराने। नहीं, वो पुनर्वासित हो ना, विस्थापित पुनर्वासित हो, तब तो हमारे लिए हमारे पाठ से जुड़ पाएंगे वो। और अगर ऐसा कोई अवसर मिला कि वे नहीं भी आए हैं पाकिस्तान से, तो भी हम कोई अवसर मिला तो हम उनसे ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि ये देखिए बेटा वर्चुअल मंच है। जी बेटा, आर्मी में थे वो भी, आर्मी में थे, हाँ। तो अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जब हम देश की सेना के बारे में बात करेंगे। तो ये एक वर्चुअल मंच है, इसमें किसी को भी जोड़ना पहले की अपेक्षा ज़्यादा आसान है, और मेरी कई लोगों से बातचीत चल रही है। इस तरह हम क्लास में जोड़ते रहेंगे। तो बच्चों, इस कहानी को समझने के बाद अब आपके मन में कोई प्रश्न है ऐसा जो आप पूछना चाहते हैं, आप अपना ऑडियो ऑन करके पूछ सकते हैं। वीडियो ऑन हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बताइए जी। आपकी ओर से कोई प्रश्न? ठीक है, आप ढूंढिए। हाँ जी, बोलिए। रजत गंगवार जी, बेटा बोलिए। मैम, सिख बीबी ने केवल नमक ही क्यों मंगाया मैम, कुछ और क्यों नहीं? कुछ और क्यों नहीं मंगाया? बहुत अच्छे। उत्तर आप ही में से कोई देगा। सिख बीबी ने केवल नमक क्यों मंगाया, कुछ और क्यों नहीं मंगाया? बताइए।
मैम इसके कई कारण हो सकते थे, जी बताएं। जैसे कि मैम लाहौरी नमक जो है वो बहुत ही ज्यादा मैम फेमस भी है अपने, मतलब लाहौरी नमक माना जाता है कि बहुत अच्छा होता है। और फिर इसका दूसरा कारण ये भी था कि जो सरहद के बीच में जो मतलब नमकीन व्यवहार है लोगों का, उसको दर्शाने के लिए भी लेखिका ने यहाँ पे इस तरह का मतलब कहा होगा कि नमक के लिए। और उसके बाद फिर मैम ये भी हो सकता है कि नमक जो है वो आसानी से लाया जा सकता है, क्योंकि उसमें ना तो कुछ खराब होने की चीज होती है ना कुछ, वो आराम से लाया जा सकता है, इसीलिए शायद। मुझे ऐसा लगता जी, एक मिनट बेटा, प्रिंसिपल मैम ने हमें ज्वाइन किया है। एक मिनट, अभी हम उत्तर सुनते हैं। सबसे पहले मैम का स्वागत है। मैम, हम नमक कहानी का नाट्य रूपांतरण अभी पूरा कर चुके हैं। अभी ये प्रश्न उत्तर काल चल रहा है और एक बच्चे ने ये पूछा है कि सिख बीबी ने केवल नमक ही क्यों मंगवाया लाहौर से, वे कुछ और भी तो मंगवा सकती थी। मैम, आपका स्वागत है, बच्चे आपको सुन रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, आप लोग नाट्य रूपांतर भी कर पा रहे हैं ऑनलाइन माध्यम में। ये एक मतलब कहना चाहिए उपलब्धि है कि इस तरीके से हम किसी विधा की भी कमी नहीं अनुभव कर रहे हैं, भले ही माध्यम हमारा अलग हो। और मैं उम्मीद कर रही हूँ बच्चों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत उत्साहपूर्वक उन्होंने किया होगा। नमक तो हमारी मतलब संस्कृति से जब से हम उत्पन्न हुए हैं, जब से हमारा विकास हुआ है, नमक जुड़ा हुआ है और बहुत अर्थों में प्रयोग होता है नमक, है ना। जब कोई कहते हैं ना नमक का कर्ज अदा कर दिया, तो ये वो वाला संदर्भ है कि क्यों उनको नमक से प्रेम था। कहाँ का नमक, को कहते हैं ना कि मैंने आपका नमक खाया है, सुना होगा ना डायलॉग मूवी का। तो आप बस आप समझिए कि ये नमक का, यहाँ पे नमक नहीं है सिर्फ, यहाँ पर नमक कुछ और अर्थ बता रहा है। तो उस अर्थ को आप समझते हुए, सामान्य रूप में तो नमक की महत्ता सब जानते हैं, सब घर में थोड़ा सा खाने में कम डालकर आप देख सकते हैं उसकी महत्ता, है ना। का जिस दिन कम पड़ता है उस दिन महत्ता समझ में आ जाती है, उससे भी ज्यादा तब समझ में आती है जब ज्यादा पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर नमक का अर्थ दूसरे संदर्भ में है, जो जुड़ा हुआ है। जब हम कैसे नमक जो पहचान है, नमक से जो हमारा उसके प्रति दायित्व बनता है जन्मभूमि के प्रति, वो यहाँ पे नमक ये अभिव्यक्त कर रहा है। और वो इसलिए कि वो जन्मभूमि तो नहीं ला सकती है, मंगा सकती है, लेकिन कम से कम वहाँ का नमक ही मंगा लें तो शायद उनको वो अनुभव हो कि वो जुड़ी हुई है वहां से। जिसकी भी जो जन्मभूमि है, किसी भी कारण से उसे छोड़नी पड़े, लेकिन उसका प्रेम उसके मन में हमेशा हमेशा रहता है। और मुझे लगता है कि नमक का यहाँ पर ये वाला संदर्भ। तो आप भी ऐसे बहुत सारे अर्थ ढूंढिए शब्दों के, और नमक से जुड़े तो मैं आपको देती हूँ कि आप कम से कम 10 मुहावरे तो ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल, आज का गृह कार्य यही है आपका कि आप नमक से 10 मुहावरे ढूंढिए, अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए, फिर देखिए नमक कैसा कैसा रंग दिखाता है, जो कि लगता है बिल्कुल सफेद लेकिन उसका रंग बहुत अलग अलग है। अभी मैं नहीं बताऊंगी, फिर नेक्स्ट क्लास में देखती हूँ क्या क्या मुहावरे आपने लिखे और कितने विभिन्न अर्थों में लिखे। कोशिश कीजिएगा कि अलग अलग अर्थों में मुहावरे हों, एक ही अर्थ के भी कई सारे मुहावरे होते हैं, वो नहीं है। ठीक है, कर पाओगे? यस मैम। तो फिर से एक बहुत अच्छी क्लास के लिए आपको बधाई। ऐसे ही मन लगाकर आगे पढ़ते रहो सभी विषयों को। थैंक यू मैम। जी हाँ, मैम। बेटे मैम ने लेफ्ट कर दिया है। हाँ जी, अब मैम ने आपको कुछ बात समझाई, वो आप अपने शब्दों में उसे कैसे कहेंगे, बताइए कि नमक ही क्यों मंगवाया। मैडम ने एक आपसे बात बताई, आपको बात बताई कि नमक ही क्यों मंगवाया, बताइए, कौन बताएगा? मैम, नमक जो होता है, नमक समुद्र से निकलता है। नमक किसी जगह, हर जगह का, जैसे कहते हैं ना, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बने। यानी जिस प्रकार हर कोस पर पानी बदल जाता है, तो पानी के साथ नमक की गुणवत्ता भी बदल जाती है। नमक वहाँ की संस्कृति से जुड़ा हुआ हो गया एक तरीके से। जिस तरह से वहाँ के पानी का एक अलग स्वाद हो गया, उस तरह से वहाँ के नमक का एक अपनी एक अलग स्वाद हो गया। फिर से नमक जो कहते हैं कि नमक तो बहुत मतलब हमारे समय में बहुत समय से, जैसे मैम ने बताया, यूज किया जाता है कि जैसे कि तुमने मेरा नमक खाया है, अर्थात कि तुम्हारे ऊपर मेरा कर्ज है। तो इस तरह से अपनी मातृभूमि का नमक खाना, मतलब आप
आपका अपनी मातृभूमि के प्रति एक दायित्व बनता है। हर नमक के दाने के साथ आप अपनी मातृभूमि के साथ जुड़ते हैं। बहुत अच्छे। मैं आपको एक छोटा सा संदर्भ देना चाहूँगी यहाँ पर। जैसे आप छोटे थे या जो बच्चे छोटे होते हैं, माँ के पास रहते हैं, माँ का आंचल पकड़े रहते हैं, साड़ी पकड़े रहते हैं, दुपट्टा पकड़े रहते हैं। किसी दिन माँ दूर होती है तो वे उस माँ की अनुपस्थिति में उस दुपट्टे को पकड़कर ये सोचते हैं कि माँ मेरे पास है। आपने ऐसा अनुभव किया है? ऐसा होता है? बताइए। जी मैम। ऐसा होता है? हाँ मैम। तो वो जो जुड़ाव का भाव है, जुड़ाव का भाव है। इतने वर्ष हो गए देश को आज़ाद हुए, 1947 में वे आ गई थी भारत, और तब भी वे उस मिट्टी की गंध से उपजने वाले उस नमक को नहीं भूली, और उस नमक को वे याद करती हैं, उसे मंगवाती हैं, क्योंकि वो एक प्रतीक है उस संस्कृति का जहां पर उनका जन्म हुआ था। और कोई बच्चा इसमें कुछ जोड़ना चाहेगा? कोई बच्चा कुछ जोड़ना चाहे? हाँ बोलिए रजत। मैम, अगर मैं उनको पाकिस्तान का एहसास ही करना था तो मैम नमक की जगह मिट्टी मंगा लेती। हाँ, नमक की पाकिस्तान की। बिल्कुल, ये अपनी अपनी भावना है। जैसे मैंने कहा, बच्चे छोटे होते हैं वो माँ का दुपट्टा पकड़ लेते हैं, कुछ बच्चे माँ की साड़ी पकड़ के सोते हैं, कुछ बच्चे कुछ गुड़िया लेकर के अपने करीब रखते हैं, अपनी गोदी में रखते हैं, तो उन्हें बड़ी खुशी का एहसास होता है, बड़ा अपनापन लगता है। तो सबका अपना अपना नज़रिया होता है। लाहौरी नमक क्योंकि विश्व प्रसिद्ध है, लाहौरी नमक विश्व प्रसिद्ध है। जैसे मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि कीनू के लिए भारत और पाकिस्तान की सीमाओं के बीच चेकिंग नहीं होती, कीनू की टोकरी की। तो कीनू पाकिस्तान की उस भेंट का प्रतीक बन जाता है यहाँ, जो बिना चेकिंग हुए भारत आ रहा है। इसी तरह से कुछ लोगों ने मुझे ऐसा बताया है, कई बार बात हुई है, कि ट्रक के ट्रक मेवे से भरे हुए, ड्राई फ्रूट से भरे हुए सीमाओं पर रहते हैं, और ट्रक के बदले में वहाँ से कीनू आते हैं या और सामान आता है। तो कहने का मतलब ये है कि पहचान होती है। जैसे अगर हम बात करें किसी भी शहर की, तो उसकी एक पहचान होती है। लोग आगरा जाते हैं, ताजमहल उठाकर नहीं ला सकते, तो ताजमहल की जगह भी एक छोटा सा ताजमहल जो वहीं बाज़ारों में मिलता है उसे ले आते हैं, और ज़िंदगी भर इस चीज़ को लेकर उस ताजमहल को याद करते हैं कि हम आगरा गए थे, आगरा से हम ताजमहल, ये छोटा सा ताजमहल लेकर आए हैं। तो प्रतीक बन गया है नमक यहाँ। नमक नमक रह ही नहीं गया है, नमक बन गया है प्रतीक प्रेम का, पहचान का, अस्मिता का। अस्मिता आप समझते हैं? इज्जत, अस्मिता का प्रतीक बन गया है। वह प्रतीक बन गया है संस्कृति का, वह प्रतीक बन गया है जन्मभूमि का। जैसा कि मैम ने अभी आपको गृह कार्य भी दिया और आपसे कहा कि नमक अनेक अर्थों में प्रयोग में आता है, तो यहाँ नमक नमक रह ही नहीं गया है। नमक, वो खाने वाला नमक कहीं पीछे हो गया, उसके कई अर्थ निकल कर आए हैं। इसलिए सिख बीवी को ऐसा लगा कि लाहौरी नमक से उनका सबसे ज़्यादा जुड़ाव है, इसलिए उन्होंने प्रतीक के तौर पर जुड़ाव को महसूस करने के लिए उस नमक को मंगवाया। और पूछिए, और कोई प्रश्न ऐसा? रजत, ये उत्तर आपको समझ आ गया है? यस मैम। अच्छा, और कोई प्रश्न आप लोगों का ऐसा जो आप लोग पूछना चाहते हैं इस पार्ट से जुड़ा हुआ? जी बेटा। हाँ जी, कोई प्रश्न आपकी तरफ से बेटा? अच्छा, चलिए अब हम लेते हैं किताब में दिए गए या अन्य कुछ प्रश्न जिनको मैं अभी आपके सामने दिखा रही हूँ, प्रेजेंट कर रही हूँ। हमारे पास अभी 7 मिनट का समय है, एक गद्यांश के प्रश्न हम जरूर कर सकते हैं, ठीक है? आइए हम प्रश्नों पर चलते हैं, और प्रश्न है हमारे यहाँ पर।
ये आपकी कहानी का सार है। आइए इसी में से प्रश्न हम सुनते हैं और उत्तर देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है मेरा, विस्थापित शब्द का अर्थ क्या है? मैम एक जगह से हटाए गए। अच्छा, बहुत अच्छे, एक स्थान से हटाए गए। ओके, बिल्कुल सही। स्थापित की गई चीज को मैम तोड़ देना या फिर वहां से हटा देना। वहां से हटा देना, बिल्कुल सही। अब दूसरा प्रश्न है मेरा, विस्थापित शब्द में उपसर्ग क्या है? वी, बिल्कुल सही। और प्रत्यय क्या है? इत, बिल्कुल सही। अब मेरा दूसरा प्रश्न आता है, पुनर्वासित शब्द का अर्थ क्या है? दोबारा बसाए गए। दोबारा बसाए, बिल्कुल सही। विस्थापित को फिर से स्थापित करना, फिर से स्थापित करना, बहुत अच्छे। अब पुनर्वासित शब्द में हम सबसे पहले देखते हैं उपसर्ग क्या है? पुनर। बिल्कुल सही। और प्रत्यय क्या है? बिल्कुल सही। चलिए अब नीचे आते हैं। मेरा वतन ढाका है, इसे कहने वाले कस्टम अधिकारी का नाम क्या है? सुनील दास गुप्त। बिल्कुल सही। चलिए अब हम अगले वाक्य की तरफ आते हैं। राज्य राष्ट्रों के बीच नई सीमा रेखाएं खींची जा चुकी हैं, मजहबी आधार पर लोगों को बांटा जा चुका है। ये दो वाक्य किस समय की ओर संकेत करते हैं? मैम जिस समय 1947 विभाजन के बीच। बिल्कुल। क्या वास्तव में मजहबी आधार पर लोगों को बांटा गया था? मजहब यानी? जी मैम। मजहब का अर्थ क्या होता है? जी मैम। धर्म। बिल्कुल सही। तो क्या धर्म के आधार पर लोगों को बांटा गया था? यस मैम। क्या आप ऐसा सोचते हैं इसी वजह से सिख बीबी पाकिस्तान से भारत आई होंगी? जी मैम। और क्या हो सकता है मैम। हाँ, हो सकता है कहानी के अनुसार। और क्या आप ऐसा सोचते हैं इसी वजह से पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी भारत से पाकिस्तान गए होंगे? यस मैम। हो सकता है। और क्या यही कारण रहा होगा श्री सुनील दास गुप्त जी के ढाका यानी बांग्लादेश छोड़कर और तब के पाकिस्तान को छोड़कर भारत आकर बसने का? जी मैम। बहुत अच्छे। और हम इस बात को समझ सकते हैं कि इस बात में बिल्कुल सच्चाई है कि मजहबी आधार पर लोगों को बांटा गया था। अगले वाक्य की तरफ आते हैं। इसके बावजूद जमीन पर खींची गई रेखाएं लोगों के अंतर मन तक नहीं पहुंच पाई, इसका क्या अर्थ है? मैम इसका अर्थ ये है कि चाहे वे दूसरी सीमा में रह रहे हो, पर लेकिन तब भी वे लोगों के दिलों को विभाजित नहीं कर पाया। बिल्कुल सही। लोगों के दिलों मैम इसका अर्थ ये है मैम, आप मैम किसी के शरीर को तो बांध सकते हैं पर किसी के मन को नहीं बांध सकते। बिल्कुल मैम मोहब्बत के लिए कोई भी सीमाएं नहीं होती। मोहब्बत के लिए कोई सीमा नहीं होती। बिल्कुल। हाँ, और बोलिए, और कुछ कह रहा है कोई बच्चा? जी, तो नमक जैसी छोटी चीज का सफर यह साबित करता है कि सरहद के आर पार प्यार और मोहब्बत अभी भी जिंदा है, अभी भी जीवित है। तो बच्चों, प्यार और मोहब्बत के इस संदेश के साथ ये कहानी हमारी हमें समझ आती है। हमारी जो अगली क्लास होगी उस क्लास में भी हम नमक कहानी को ही लेंगे और नमक कहानी के आधार पर ही हम कुछ और काम करेंगे। एक काम आपको प्रिंसिपल मैडम ने दिया है, आपको 10 ऐसे मुहावरों को संकलित करना है जिनमें नमक शब्द आता हो और उनके वाक्य बनाने हैं। और मैं उस दिन आपकी यहीं पर आपसे पूछूंगी, जिसका भी नाम लूंगी उसको अपना एक मुहावरा सुनाना होगा और उसका अर्थ भी बताना होगा। ठीक है? तो इस नोट के साथ कि आज की हमारी कक्षा बहुत ही प्रभावशाली रही। मैं यहाँ से देख रही थी कि बच्चों ने कितनी मेहनत की है। सभी बच्चों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्यार। जो काम आपको दिया जा रहा है उसे आप ध्यान से पूरा करिए। और अब हम परसों मिलेंगे। परसों हम जब मिलेंगे तो हमारे पास
हमारे मुहावरे जो प्राचार्य महोदया ने हमें दिए हैं गृह कार्य के रूप में, वो लिखे हुए होने चाहिए। तो बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद के साथ अब आप लीव कर सकते हैं। धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम। धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम।